class. This is the course structure. We are done with introduction and right now we are doing the first part of relevancy. Relevancy का first part हम कर रहे हैं from section 6 to 16, जो कि most of the sections हम cover up कर चुके हैं. आज section 16 तक आपका complete हो जाएगा और मैं cases भी discuss करूंगा. This was your introduction, which we have already covered. Section 6 to 16 अभी हम cover up कर रहे हैं. First important announcement, students. Tomorrow I'm going to take a test. Yes, from 5 to 6:30 I'm going to come up with some questions. ठीक है? कल जो होगा आपका होगा टेस्ट. टेस्ट का जो सिलेबस होगा मैं आपको बता देता हूँ. मोस्टली आपका मैं डिस्कशन यही करूंगा. मोस्टली क्या यही डिस्कशन होगा. सेक्शन 6 से लेके 16 तक जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जो मुझे लगेगा कि दोज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब वो एमसीक्यूज नहीं होंगे. मैं यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है? और एमसीक्यू टेस्ट जो होगा वो मैं आपका स्पेशल क्लास में ले लूंगा. तो वो कल नहीं बट परसों आई गेस हो जाएगा आपका. ठीक है? तो वो भी इस वीक में आपका एमसीक्यू टेस्ट भी हो जाएगा सेक्शन 6 से 16 तक का. कल जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी हो, लेकिन मेजर पार्ट आपके मेंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशन का होगा फ्रॉम सेक्शन 6 टू 16. आज हम कवर अप कर लेंगे. Everyone done with this? So please अच्छे से रिवाइज करके आना. Trust me on this. कल की क्लास मिस मत करना. ठीक है? किसी भी सिचुएशन में लाइव क्लास मिस मत करना. चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सबसे पहले सेक्शन 13 तक अभी भी किसी के माइंड में कोई डाउट हो? वैसे तो मुझे लग रहा है लास्ट क्लास शायद डाउट क्लियरिंग सेक्शन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो आई गेस मैंने ऑलरेडी डाउट्स ले चुका हूं, बट अभी भी अगर आपको कुछ लग रहा हो कि अभी भी रह गया है, आई थिंक कल डाउट ज्यादा होंगे क्योंकि कल जो मैं क्वेश्चंस कल सारी कुकीज मैं फेंकने वाला हूं आपके ऊपर. तो कल आई थिंक ज्यादा डाउट्स कल ही होंगे. डाउट क्लियरिंग सेशन हम कर ही चुके हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द थम्स अप, व्हिच मींस कि यहां तक अब हमारा क्लियर है. अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज योर सेक्शन 14, 15 एंड 16, ताकि हमारा ये पार्ट खत्म हो. सेक्शन 14 पे जब आते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स की सेक्शन 14 किसका पार्ट है? सेक्शन 6 टू 55 का. मतलब जो भी एसेंशियल्स आप कवर अप करने वाले हैं सेक्शन 14 में, जो भी एसेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे वो किसके एसेंशियल्स होंगे? वो एसेंशियल्स होंगे आपके रेलेवेंट फैक्ट. रेजिडुअरी सेक्शन का मीनिंग निर्मला मैंने स्टार्ट कर लिया, तो मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट सेक्शन 14 फर्स्ट, उसके बाद एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा. अब मैंने स्टार्ट कर दिया. ठीक है? डोंट वरी, मैं करा दूंगा इसको दोबारा भी करा दूंगा. ठीक है? रेजिडुअरी सेक्शन का मीनिंग. अच्छा, आपको पता है पीटी में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एलाबाई? ये पीटी का क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिएगा सब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एलाबाई? ठीक है? ये निर्मला का क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आया, तो मैंने अभी अभी बोल दिया. हां, एल्सवेयर इज द आंसर. ये पीटी का क्वेश्चन बनता है. चलो अब पहले एक बार सेक्शन 14 कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे उस पे वापस. सुनिए ध्यान से एवरीवन, नाउ आई कॉन्टेक्स्ट. तो सेक्शन 14 में हम जो भी पढ़ने वाले हैं अभी, जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं यहां पे, वो क्या होंगी? रेलेवेंट फैक्ट. क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो इंट्रोडक्शन है, मैं अगर किसी सेक्शन पे ना भी दूं तो आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए. ठीक है? अब चलते हैं आगे. जब आप सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टेट ऑफ माइंड. अब क्वेश्चन आता है स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है सर? और ये पीटी में भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो एक बार बेरक उठा लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling. मतलब अगर सेक्शन 14 आए तो आपके दिमाग में कौन सी तीन टर्म्स आनी चाहिए? सेक्शन 14 किन से डील करता है? स्टेट ऑफ माइंड से, बॉडी से और बॉडीली फीलिंग से. तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है? Facts showing the existence of any state of mind such as अब यहां पे इनको अंडरलाइन कर लीजिए या ये चार्ट इस तरीके से अपने नोट्स में बना लीजिए. डिस्क्रिप्शन इज योर. इंटेंशन, ये पीटी में पूछते हैं सेक्शन 14 में कौन सा पॉइंट मिसिंग है और कौन सा नहीं है. इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और लास्ट गुडविल. और ये गुडविल आपका वो पार्टनरशिप वाला गुडविल नहीं है या कंपनीज वाला गुडविल नहीं है. दिस इज गुड और बीच में ये भी है. सिमिलरली यहाँ पे इल विल के जो ऑपोजिट होता है दैट इज गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन. अब देखिए इनके वर्ड्स के मीनिंग भी आपको मैं बता देता हूं यहीं से. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला तो पीटी में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सेक्शन 14 में किन किन चीजों से डील करता है. उसका आंसर मैंने बता दिया. तीन टर्म्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडी है और बॉडीली फीलिंग है. फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पीटी एग्जाम में बन सकता है कि स्टेट ऑफ माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं. तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? सारी लिस्ट आपके टिप्स पे होनी चाहिए. इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन इज द डिजायर ऑफ योर माइंड. राइट नाउ अगर आप टाइम पर क्लास पे आते हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं और आप जो है मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना बेरक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देयर इज एन इंटेंशन दैट यू आर अ सीरियस जुडिशियल एस्पिरेंट. क्लियर है? इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर ऑफ द माइंड. नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ फैक्ट. क्या आपको नॉलेज है कि स्टेट ऑफ माइंड में कौन सी लिस्ट गिवन है? अब ये गिन भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको सेक्शन 14 में कितने पॉइंट्स याद रखने हैं स्टेट ऑफ माइंड में? 14 का हाफ कर दीजिए 7. मेंस में क्वेश्चन आएगा तो भी ये 7 पॉइंट्स आपको लिखकर एक्सप्लेन करने होंगे स्टेट ऑफ माइंड में. गुड फेथ क्या होगा? ड्यू केयर एंड अटेंशन. नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल हियर मींस बेसिकली आपकी मेंसरिया की बात कर रहा है. गुडविल मतलब एक अच्छे विल. अब देखिए ये सारी चीजें, इन सब चीजों में एक पॉइंट कॉमन है स्टूडेंट्स. सभी चीजों में एक पॉइंट कॉमन है. वो क्या है? दैट इज माइंड. किसी की इंटेंशन है या नहीं है, किसी को नॉलेज है या नहीं है, किसी का गुड फेथ है या नहीं है, किसी ने नेग्लिजेंस की है या नहीं की है, रैशनेस की है या नहीं की है, इल विल है या नहीं है, गुडविल है या नहीं है, ये किससे रिलेटेड होगा? आपके माइंड से. और ये जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, ये इनके रिलेशन में जब भी आप एविडेंस देंगे, इनके रिलेशन में आप जब भी एविडेंस देंगे, वो क्या होगा? रेलेवेंट फैक्ट होगा. अब एक बार सेक्शन 14 को मैं चाहता हूं आप दोबारा पढ़ें. फैक्ट शोइंग, वो फैक्ट जो कि ये शो करेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ, जो एग्जिस्टेंस शो करेंगे इनका, एनी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड सच एज, उसके बाद पूरी लिस्ट दी गई है, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन. टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि अगर आप शो करते हैं कि ए की इंटेंशन जो थी वो जो है मारने की ही थी, एक तो नॉलेज थी कि उसमें जो उसके पास गन है उसमें बुलेट्स थी, तो जब आप इन चीजों के बारे में प्रूव करेंगे तो ये रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस विद स्टेट ऑफ माइंड? नहीं है तो फटाफट थम्स अप दीजिए. मैं नेक्स्ट पे आता हूं.
बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें इस लिस्ट को कैसे याद करना है अपना बना लीजिएगा। ये 7 के 7 पॉइंट्स आपके मेंस में या पीटी में पूछे जाएंगे। अब इससे आगे आते हैं और क्या चीजें रेलेवेंट हो रही हैं सेक्शन 14 में, तो वो हो रहा है स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है? इसमें बेस्ट एग्जांपल आता है स्टूडेंट्स। सर बाकी के सेक्शन पहले कब हो गए? सर बाकी के सेक्शन पहले कब हो गए? आशीष आप पूछ रहे हो या मतलब बाकी के सेक्शन हम सेक्शन 13 तक कवर अप कर चुके हैं। 13 तक हम सेक्शंस कवर अप कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन प्लस सेक्शन 13 तक। ठीक है, चलिए नाउ मैं स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टेट ऑफ बॉडी में एक बेस्ट एग्जांपल आता है टू अंडरस्टैंड दिस, और वो आएगा आपका इस सेंस में कि आशीष आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे मेरी ही प्रोफाइल में। ये आपका सेकंड वो है इंडियन एविडेंस एक्ट पार्ट 2 है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग नियति। स्टूडेंट्स प्लीज एक बार पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आई विल गिव यू इनफ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, स्टेट ऑफ बॉडी में जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो ये आता है कि मान लीजिए देयर इज अ पर्सन एंड दिस इज अ डेड बॉडी। ये एक डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी को देखने के बाद दो चीजें यहां से निकल के आती हैं, या तो ये नेचुरल डेथ हुई होगी या यहां पर किसी ने इसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया, दैट इज मर्डर। दोनों ही सिचुएशंस में अगर मान लीजिए बॉडी का कलर, जो बॉडी का कलर है वो पूरा का पूरा ब्लू हो गया है, व्हाट डज दिस मीन? ब्लू कलर कब होता है? जब इसको कोई ना कोई पॉइजन दिया गया, व्हिच मींस इसकी स्टेट ऑफ बॉडी, ध्यान से सुनिए वर्ड्स देखिए, स्टेट ऑफ बॉडी क्या कह रही है कि इसको पॉइजन दिया गया, व्हिच मींस या तो हो सकता है आप इसने खुद लिया हो या किसी ने दिया हो, तो या तो ये सुसाइड है या फिर यहां पे किसी ने ऑफेंस, ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, क्योंकि बॉडी का कलर जो है, बॉडी का कलर जो है वो ब्लू है, तो बॉडी का कलर ब्लू हुआ था आफ्टर द डेथ। अब जब इसके लिए जब कोर्ट में एविडेंस दोगे कि बॉडी का कलर ब्लू हुआ था, तो क्या ये रेलेवेंट फैक्ट होगा या नहीं होगा? सो एज पर टू सेक्शन 14 ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और वर्ड, जो फाइनल वर्ड है इसमें, बॉडीली फीलिंग। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी में और बॉडीली फीलिंग में डिफरेंस नजर ना आ रहा हो, बट देयर आर डिफरेंसेस। जैसे कि इसमें जब एग्जांपल लूंगा, बॉडीली फीलिंग क्या होती है, जैसे कि आपको कभी बुखार हुआ हो तो पूरी बॉडी का जो टेंपरेचर है वो ज्यादा हो जाता है, so, पूरी बॉडी गर्म हो गई है, सो दैट इज बॉडीली फीलिंग। इसके अलावा एग्जांपल्स आते हैं आपकी बॉडी शिवर कर रही है बहुत जोर से क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, दैट इज बॉडीली फीलिंग। ठीक है, उसके बाद आपको इंजेक्शन, अगर मान लीजिए इंजेक्शन लगा, आपको मतलब पिंच हुआ, मतलब आपको पेन हुआ, दैट इज वो इंजेक्शन की जो फीलिंग होती है, सबको कभी ना कभी लगे होंगे तो याद कर लीजिएगा, तो वो जो है वो बॉडीली फीलिंग है कि आपको पेन हुआ। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स होंगे बॉडीली फीलिंग। ठीक है, तो बॉडीली फीलिंग के लिए, स्टेट ऑफ बॉडी के लिए और स्टेट ऑफ माइंड के लिए, इन तीनों के लिए जब भी कोई एविडेंसेस दिए जाएंगे तो वो आपके सेक्शन 14 में रेलेवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, अब एक बार मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं पहले एक बार वो देख लेता हूं। आभा आपने लिखा है रैशनेस कैन बी शोन बट स्टेट ऑफ बॉडी कैन बी शोन, मैं समझा नहीं। आभा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? रैशनेस कैन बी शोन बट स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, शायद मैं समझ गया हूं। आभा मैं आंसर कर रहा हूं आपके क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं अगर रैश ड्राइविंग कर रहा हूं, मेरी ड्राइविंग से तो दिखी जाएगा, अगर आप इस तरीके से, इस लॉजिक से अगर आप चल रहे हैं कि रैशनेस तो मतलब देखी जा सकती है, तो देखी तो इंटेंशन भी जा सकती है। कंडक्ट से तो आपको इंटेंशन का भी पता लग जाता है, नॉलेज, आपके कंडक्ट से आपकी नॉलेज का भी पता लग जाता है। ठीक है, अब जैसे मुझे नॉलेज है कि मैं लैपटॉप का अगर एक स्पेसिफिक बटन दबाऊंगा तो ये लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, ये मुझे नॉलेज है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल देते देते दबा देता हूं, तो इट मींस कि मेरी कंडक्ट से मेरी नॉलेज, आपको मेरी नॉलेज का पता लग गया कि मुझे नहीं पता था कि नहीं, दूसरे बटन से जो है उससे ऑफ होना था और इससे ऑफ नहीं होना था। तो ये चीजें तो कंडक्ट से तो सब कुछ लिख जाएंगी, लेकिन इन सभी चीजों का जो कनेक्शन है वो ये है कि वो माइंड से वो करता है। मैं रैश ड्राइव कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वो मेरे माइंड में। चलो समझ में आ गया। एनीवन हु इज नॉट क्लियर विद सेक्शन 14, यस, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशंस पे जंप करता हूं। बी क्विक इन योर रिएक्शन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है, तो क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया, क्लियर है तो मूविंग ऑन करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 की बात करते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं, और वो इलस्ट्रेशन ये है। ओके राहुल, यू आर नॉट क्लियर विद बॉडीली फीलिंग। राहुल, मई जून के टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और आपको पसीने ही पसीने आते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज बॉडीली फीलिंग। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दैट इज बॉडीली फीलिंग। ठीक है, ओके, स्टेट ऑफ बॉडी भी आपको क्लियर नहीं हुआ सर। ओके, पहले बॉडीली फीलिंग कर लेते हैं। बॉडीली फीलिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी ए ने बी को खिंचा के थप्पड़ मारा है फेस पे बहुत जोर से, अब इसमें बॉडीली फीलिंग क्या होगी? जो वो पेन होगा दैट इज बॉडीली फीलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने बाकी भी एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है दैट इज बॉडीली फीलिंग, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दैट इज अगेन बॉडीली फीलिंग। ठीक है, यू आर नॉट फीलिंग नॉर्मल। अभी जैसे अगर आप, जो भी मेरी स्टूडेंट्स मेरी क्लास कर रहे हैं, आई विश की सब मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन सपोज आपने इस टाइम पर आपकी बॉडी कह रही है यू आर नॉट वेल, ठीक है, तो यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज योर बॉडीली फीलिंग। ठीक है, तो बॉडीली फीलिंग के रिलेटेड जो भी आपके एविडेंसेस दिए जाएंगे वो रेलेवेंट होंगे एज पर टू द सेक्शन नंबर 14। बॉडीली फीलिंग से अभी भी किसी को कोई डाउट? राहुल, बाकी का तो थम्स अप आ गया था, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, नाउ सो बी आंसर टू योर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ डेड बॉडी। ठीक है, अब इस डेड बॉडी में यहां पे सपोज चेस्ट पर ही 2 बुलेट्स के निशान हैं या फेस पर बुलेट्स के निशान हैं। नाउ व्हाट इज दिस? अब ये बॉडी आपको क्या बता रही है? ये स्टेट ऑफ बॉडी आपको क्या बता रही है? ये स्टेट ऑफ बॉडी आपको ये बता रही है कि किसी ने इसको शूट किया है और उस वजह से इसकी डेथ हुई। सो दैट इज योर
स्टेट ऑफ बॉडी, जिसमें मैंने पहले पॉइजन वाला एग्जांपल लिया था, अभी मैंने बुलेट्स वाला एग्जांपल लिया। एनीथिंग एल्स? शुड बी क्लियर और नॉट? ओके, नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स। एक चलो इस पे इलस्ट्रेशन ही पढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज ओपन इलस्ट्रेशन एन। एक बार इलस्ट्रेशन एन ओपन कर लीजिए, मैं वही आपको कराऊंगा इसमें। एवरीवन कम टू द बेयर एक्ट इलस्ट्रेशन एन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ऑल द थम्स अप्स। And A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि A को मान लीजिए कोई कार चाहिए थी, ठीक है, और कार A को चाहिए थी, ठीक है, कार A ने ले ली, किससे ली है? B से ली है, किस पे? रेंट पे, ताकि 2 दिन के लिए A जो है ड्राइव कर सके। अब ड्राइव करते हुए मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ब्रेक फेल हो गए। तो अब यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ और इसकी A को इंजरी हुई, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आएगी B की। क्यों? B की नेग्लिजेंस। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। द फैक्ट दैट B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage is relevant. अब ये क्या हो जाएगा? ये नेग्लिजेंस जो है जो क्या हो जाएगी? ये रेलेवेंट हो जाएगी B के लिए। कौन सा फैक्ट? कि B की अटेंशन, अब मान लीजिए B का कोई छोटू था, उसकी शॉप पे BB बना देते हैं, इसने बताया था ये कार ठीक नहीं है, तो ये जब कार ठीक नहीं है और BB ने भी इसको बताया था, तो क्या इसकी ये स्टेटमेंट क्या ये रेलेवेंट होगी या नहीं होगी केस में, ये प्रूव करने के लिए कि B की नेग्लिजेंस? द आंसर इज यस। लेकिन अब इसको कंप्लीट पढ़िएगा, नेक्स्ट पार्ट भी। द फैक्ट दैट B was habitually negligent, अब B habitually negligent है about the carriages which he let to hire is irrelevant। मतलब हम जो बात करेंगे, अब वो देखिए वो यूजुअली नेग्लिजेंट रहता है, इसके लिए आप कोर्ट में एविडेंस नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं होगा। क्यों रेलेवेंट नहीं होगा? अब इसको पढ़ने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 पढ़िए। अब आपको एक्सप्लेनेशन 1 एक टाइम पर ही पढ़ने पर क्लियर हो जाएगी, जो कि है a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally। अब जनरल बात नहीं करोगे कि जनरल में नेग्लिजेंस रहता है, नहीं, हमारा जो केस है वो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में, ये देखिए जो मैं पर्पल बॉक्स बना रहा हूं, इस केस में नेग्लिजेंस की बात करेंगे हम। जनरल बी की नेग्लिजेंस के लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा। इस केस में बी की नेग्लिजेंस कैसे थी? तो इस केस में बी की नेग्लिजेंस कैसे थी? वो यहाँ पे थी, वो जब बीबी ने भी उसको बताया था कि ये गाड़ी रेंट पे मत दो, अब ये गाड़ी ठीक नहीं हुई है, और उसने फिर भी वो रेंट पे दे दी। कंटिन्यू, बट इन रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। अब मान लीजिए कोर्ट में इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाएगा कि बी तो बहुत ही नेग्लिजेंट बंदा है, ये तो हमेशा ही नेग्लिजेंस होगा। हम स्पेसिफिक क्वेश्चन ही लेकर चलेंगे, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या होगा कि हमारे स्पेसिफिक केस में, क्या इस केस में किस तरीके से नेग्लिजेंस थी या नहीं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन 1। अगर एक और एग्जांपल चाहते हैं इसी का, तो इलस्ट्रेशन ओ एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ओ एक बार देख लीजिए। A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead। ठीक है, कंटिन्यू। The fact that A on other occasion shot at B is irrelevant as showing his intention to shoot B। अब इसको पहले भी यहाँ पे शूट किया है इसने, ये तो रेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन वो और लोगों को भी शूट करता है, ये रेलेवेंट नहीं। आई थिंक इलस्ट्रेशन O से और ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। और अगर अभी भी डाउट है माइंड में 1%, तो इलस्ट्रेशन P भी पढ़ लीजिए। आई थिंक तब तो फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन NOP, जो आपकी इलस्ट्रेशन N है, O है और P है, ये तीनों इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन 1 से ही डील करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द क्लैप्स। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। डन, चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो तो तभी पूछ लीजिएगा, मैं 30 सेकंड्स और दे देता हूं, हो सकता है किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो। आप प्लीज अपने क्लासमेट्स के थम्स अप और क्लैप्स को मत देखिएगा अगर आपके माइंड में डाउट है तो। क्लियर है तो फिर क्लियर है। चलो एक्सप्लेनेशन, लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 किसकी बात करती है? बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज इररिलेवेंट। एक्सप्लेनेशन 2 किसकी बात कर रही है? एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रही है अगर कोई पर्सन ट्रायल पर है, किसका ट्रायल चल रहा है? मान लीजिए मिस्टर ए का चल रहा है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, इस पे आरोप लगाया गया है कि आपने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ये पहले भी ये ऑफेंस कर चुका है, पहले भी ये पर्सन ये ऑफेंस कर चुका है, ठीक है। वो तो अगर वो रेलेवेंट है, ठीक है, तो उसकी प्रीवियस कन्विक्शन भी जो होगी वो क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी। अगर पहले भी ऑफेंस किया है या और उस ऑफेंस के लिए उसको पहले भी कन्विक्शन मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगी? दोनों चीजें आपकी रेलेवेंट हो जाएंगी। दैट इज योर एक्सप्लेनेशन नंबर 2। बताइए, एक बार पढ़ लीजिए पूरा सेक्शन 14 दोबारा से, सारी की सारी इलस्ट्रेशंस के ऊपर होमवर्क लिख लीजिएगा। सारी की सारी इलस्ट्रेशन या तो पीटी एग्जाम में या मेंस एग्जामिनेशन में मोस्टली आ चुकी है, सारी इलस्ट्रेशंस को होमवर्क में लिख लीजिएगा। एक चीज और बता देता हूं, कल मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, पहले से ही बता रहा हूं, पेपर लीक कर रहा हूं, कल बहुत सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन से होंगे, तो मैं अब तक जो आपको होमवर्क देता रहा था, अगर आपने इलस्ट्रेशंस रीड नहीं किए तो आप आंसर कल के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई एम डन विद सेक्शन 14 नाउ। Moving to the next one. It's relevant within the meaning of this section. अब आपने क्वेश्चन पूछा है relevant within the meaning of this section. Illustration A. And ये मैं लास्ट पार्ट नहीं समझ पाया हूँ। इलस्ट्रेशन आपने A लिखी है, इलस्ट्रेशन A and O, okay. A and O. चलो इलस्ट्रेशन A और O दोनों ही पढ़ लेते हैं फिर। A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. It is proved that he was in the possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in the possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession be stolen. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसी इलस्ट्रेशन A को ही थोड़ा सा और सिंपल कर रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आईपीसी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन आईपीसी व्हाट इज द सेक्शन नंबर फॉर स्टोलन गुड्स? स्टोलन प्रॉपर्टी। यस, सेक्शन नंबर, बहुत बढ़िया। और स्टोलन प्रॉपर्टी परचेज करना और सेल करना दोनों ही ऑफेंस है। अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो मैं भी ऑफेंस कमिट कर रहा हूं, और आपको अगर पता है, अगर आपको पता है तो आप भी ऑफेंस कर रहे हो। अब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, मान लीजिए चोर बाजार में एक शॉप है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। चोर बाजार में मान लीजिए ये शॉप है, और इस शॉप पर जो है आईफोन्स मिलते हैं,
और आईफोन्स जो है लेटेस्ट आईफोन 13 भी आपको यहाँ पे मान लीजिए 25,000 रुपीज में मिल रहा है, ब्रांड न्यू आईफोन 13, जिसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू आई थिंक मोर देन 1 लाख भी है अगर 13 प्रो वगैरह इस तरीके से, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, जो शॉप के ओनर थे, मान लीजिए हमने शॉप ओनर को नाम दे दिया एसओ, एसओ हमारे शॉप के ओनर थे, इनको अरेस्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ये मोबाइल चोरी का है, ठीक है। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, ध्यान से सुनिए, नॉलेज की। अब ये इनको पता था या नहीं पता था, ये तो नॉलेज का, ये तो क्वेश्चन ऑफ नॉलेज हो गया कि आपको पता था या नहीं पता था। जब आपने जिससे सामान खरीदा, कि ये सारे आईफोन जब आपने खरीदे, तब इनकी शॉप पे सिर्फ एक फोन नहीं मिल रहा है, कम से कम 100 मोबाइल फोन मिले हैं और सारे के सारे चोरी के, सिर्फ एक फोन नहीं, सारे के सारे मिल रहे हैं। तो अब जब हम कोर्ट में ये बताएंगे कि सर हमें एक फोन चोरी का नहीं मिला है, एक फोन तो हो सकता है चलो नहीं पता हो, आपके यहाँ 100 मोबाइल फोन है और सारे चोरी के फोन और आपको पता ही नहीं था, वहां पे आपको इलस्ट्रेशन एक हेल्प करती है। तो मतलब जब आप एविडेंस दोगे कि हमारे पास 100 मोबाइल फोन और मिले हैं यहाँ पे, ये कहाँ रेलिवेंट होगा, कहाँ रेलिवेंट होगा कि 100, अब वो कहेगा तो रेलिवेंट ही नहीं है, 100 मोबाइल फोन हो रहा है, तो हम कहेंगे ये रेलिवेंट है, सेक्शन 14 में नॉलेज से रिलेटेड आपका सारा रेलिवेंट होगा। आई होप कि किनका क्वेश्चन था, आभा का क्वेश्चन था आई गेस, आभा क्लियर है और बाकी सबको भी आई गेस। चलिए नेक्स्ट आपने पूछा था इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन ओ, इलस्ट्रेशन ओ पे आ रहा हूं मैं अभी। Illustration O पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स। A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead, ठीक है। The fact that A on the occasion, ठीक है, as showing his intention is B. The fact that A was in habit of shooting people. चलो अब सुनिएगा ध्यान से, इसी एग्जांपल को थोड़े से और सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक, देखिए मिस्टर ए ने क्या किया है, शूट कर दिया अपनी गन से बी को, बी की डेथ हो गई। अब आपको यह बताना है कि ये जो शूट किया ए ने गन से, क्या ये इंटेंशन से, क्या इंटेंशन थी, इंटेंशन क्या है आपका, स्टेट ऑफ माइंड की लिस्ट में आता है, राइट, स्टेट ऑफ माइंड की लिस्ट में आता है। तो क्या इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी, ध्यान से सुनिए। ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ए ने शूट किया बी को, ये जो ब्लू वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस ट्रांजैक्शन के लिए जो इंटेंशन थी, हम ये कोर्ट में जो एविडेंसेस देंगे कि सर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ए ने अपनी गन जो है पिकअप की है, एम किया है, एम करने के बाद शूट किया है, तो इंटेंशन थी उसमें। लेकिन आप अगर एविडेंसेस देते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एविडेंसेस देते हो कि सर ये तो ना गांव में गोलियां चलाता रहता था, हर दूसरे तीसरे गन तो उसके पास रहती थी, वो गन चलाता ही रहता था। अब ये जो होगा वो गन चलाता ही रहता था, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट होगी ना, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि ये तो मतलब रोज कभी ना कभी कहीं हवा में फायर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, वो 2-3 दिन में एक बार शूट करता था, तो ये जनरल स्टेटमेंट होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट की जो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया कि सर ए ने क्या किया है, एम किया है, एम करने के बाद फिर शूट किया है किसको, बी को, इस बॉक्स से ये जो रेड वाला बॉक्स है, इससे रिलेटेड अगर मैं एविडेंस दूंगा तो ये क्या होंगे, एग्जैक्ट वर्ड यूज करता हूं जो आपके इसमें लिखा हुआ है, पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। कोर्ट में कौन सा क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है, कोर्ट में हमारा जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि ए ने बी को शूट किया इंटेंशनली, और इस बॉक्स में मैं किस चीज का एविडेंस दे रहा हूं, इस बॉक्स में एविडेंस मैं दे रहा हूं कि सर ए ने ही शूट किया है बी को और इंटेंशनली शूट किया है। क्यों इंटेंशनली शूट किया है सर, वहां पे मिस्टर सी भी प्रेजेंट था और सी ने देखा है ये बात, और सी बोल रहा था कि उसने बिल्कुल निशाना लगा के फिर गोली चलाई है। लेकिन अगर मैं इस चीज का एविडेंस दूं कि सर वो तो गोलियां चलाता ही रहता था, ये तो जनरल स्टेटमेंट होगी, तो ये रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी और ये रेलेवेंट मानी जाएगी। आई होप इलस्ट्रेशन को क्लियर हो गई होगी, जो कि आपकी एक्सप्लेनेशन 1 से बात करती है। जिनका भी ये क्वेश्चन था प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन 1 जरूर पढ़ लीजिएगा, आभा का क्वेश्चन था, आभा प्लीज इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड आभा का ही क्वेश्चन आया शायद, अब आपने लिखा है व्हाई प्रीवियस कंडक्ट इज रेलेवेंट इन 3C बट नॉट इन, अच्छा इलस्ट्रेशन सी लिखा हुआ आपने, इलस्ट्रेशन सी बट नॉट इन इलस्ट्रेशन ओ। इलस्ट्रेशन ओ में आभा आंसर टू योर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन ओ में यहाँ पे प्रीवियस कंडक्ट की बात नहीं हो रही है, ये उसके जनरल कंडक्ट की बात हो रही है। प्रीवियस कंडक्ट इज डिफरेंट, ये हम उसके जनरल कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि वो गोलियां चलाता रहता है, और जनरल कंडक्ट को रेलेवेंट नहीं माना जाता। आभा आई होप क्लियर है, अब मैंने वही आंसर कर दिया अभी, वहां पे ये प्रीवियस कंडक्ट की बात, ये तो जनरल कंडक्ट की बात हो रही है। एग्जैक्टली अनुश्री, जब तक ये जनरल कंडक्ट, इससे लेना देना इसका कुछ नहीं होगा, अगर इससे लेना देना है तो फिर ये इसमें फॉल कर जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 14, अभी भी किसी के माइंड में कोई स्टोरी चल रही हो, प्लीज फटाफट बी क्विक इन योर थम्स अप्स। यस, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सबको क्लैरिटी हो गई है। नेक्स्ट पे आइए फटाफट, एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेक्शन पढ़ेंगे। मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद सेक्शन रीड आउट करेंगे, तो एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। चलो अपने फ्रेंड की ही एक स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे फ्रेंड को नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स, मेरा फ्रेंड नहीं है बल्कि फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है, रियल स्टोरी है ये, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा और कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए याद कर लोगे। ये इसलिए इस तरीके के एग्जांपल्स देता हूं ताकि चीजें याद हो जाएं। अब सेक्शन 15 आपके माइंड में तब भी आई, ये एग्जांपल आना चाहिए। एक्स के पास एक कार है, इसने अपनी कार को इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, और उस छोटे से एक्सीडेंट में मान लीजिए ये कार है, ठीक है,
एक्सीडेंट होता है गाड़ी के आगे से यहाँ पे, और इसका ये शीशे में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तो अब एक्सीडेंट और बल्कि और किसी को कोई चोट नहीं आती है, बस गाड़ी का शीशा ये लगा लीजिए और थोड़ा बहुत यहाँ पे इंजरी, यहाँ पे थोड़ा कुछ डैमेज हो जाती है। तो इसको लगता है ठीक है, इट्स ओके, अब जो भी है होना तो हो गया, मैं इंश्योरेंस ले लूंगा, ठीक है। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इंश्योरेंस तो मुझे लेनी ही है, इंश्योरेंस में तो जाना ही है। तो इसकी गाड़ी का पीछे का जो बम्पर होता है ना, वो थोड़ा सा बिल्कुल, जिसको कहते हैं माइनर सा, बिल्कुल बच्चों वाला, जिसको मतलब नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उसमें उतना सा कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कभी किसी ने बाइक वाइक लगा दी होगी, ये अपना ज्यादा दिमाग लगाता है। तो ये क्या करता है, अपने फ्रेंड को बोलता है तुम एक काम करो, पत्थर उठाओ, ये भी तोड़। अब जब इंश्योरेंस क्लेम कर ही रहे हैं तो ये भी क्लेम कर लेंगे साथ में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब उसके फ्रेंड ने कहा ठीक है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरा बम्पर पीछे से अलग ही कर दिया, बीच मतलब उसने अच्छे से तोड़ ही दिया। अब ये जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो कंपनी का जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो देखता है, वो कहता है सर गाड़ी तो ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ, पर ये नहीं समझ आया, और ये एक्चुअली उसने ये एग्जैक्ट वर्ड है, मैंने बाद में स्टोरी को फॉलो अप भी किया। उसने कहा कि सर एक्सीडेंट हुआ ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन गाड़ी आगे से भी आप ही की ठुक रही है, पीछे से भी आप ही की ठुक रही है, तो मतलब हो क्या रहा था रोड पे। और जो आपके जो ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये चीजें पकड़ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि कितनी गाड़ी एक्चुअल में और कितना कैसे क्या है। तो ये कहते हैं सर या तो आप डैमेज ले लो यहाँ से, या आप ले लो यहाँ से, हम आपको एक ही उसका वो देंगे कंप्लीट, इसके अलावा जो आप अगर यहाँ का चाहते हो तो यहाँ का चाहते हो। अब ऑब्वियसली बात है, ये इसका अमाउंट तो बहुत ही कम था और इसका अमाउंट हाई था, तो उसने कहा मैं यहाँ का जो है इंश्योरेंस लूंगा, और उसने यहाँ का इंश्योरेंस ले लिया और यहाँ का इंश्योरेंस नहीं मिला। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ का क्यों मिला और यहाँ का क्यों नहीं मिला, रीजन बताओ। दिस वाज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में कोई एक्सीडेंट टुक प्लेस और डैमेजेस हुई हैं, और ये क्या था, अगर मैं सीधी सीधी एक बात कहना चाहूं, दिस वाज इंटेंशनल। अब आपने जो भी ऑफेंस किया है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, इसके लिए जब आप एविडेंस देते हो तो वो रेलेवेंट कहां पे हो जाएंगे, आपके सेक्शन नंबर 15। अब इस एग्जांपल को अपने माइंड में रखना और पूरी स्टोरी भी बता देना। उसके बाद उसने वो बम्पर में पैसे भी नहीं लगाए और उसके बाद वो पता नहीं कैसे मतलब रफा दफा करवा के उसी को पेस्ट करवा दिया, और अब वो दूर से दिखता है कि मतलब वो टूटा हुआ है, ठीक है। चलो अब सेक्शन 15 पढ़िए। When there is a question whether the act was accidental or intentional, जब भी ये क्वेश्चन अराइज होगा कोर्ट में कि ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी स्टोरी ही चेंज हो जाएगी। अगर इंटेंशनल होगा तो स्टोरी चेंज हो जाएगी, एक्सीडेंटल होगा तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। Or done with a particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is irrelevant. तो जो भी आप एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स दोगे कोर्ट में, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। जो इसकी इलस्ट्रेशन ए है स्टूडेंट्स, वो मेरी स्टोरी से काफी कुछ मैच ऑन करती है, ठीक है। जो मैंने आपको गाड़ी की बताई है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस वो क्या करता है, इंश्योरेंस लेने के लिए अपना घर खुद ही जला देता है, अपना घर खुद ही जला दिया, क्यों, ताकि अब घर तो बनवाना ही है ना। मैं बताता हूँ इसमें भी एक्चुअली क्या होता है, जब घर आपकी हालत बहुत खराब हो और आपको पता है कि आपको घर दोबारा बनाना है, लेकिन दोबारा बनाओगे तो पैसा लगेगा, तो आप क्या करते हो, घर की हालत तो वैसे भी खराब है, अच्छा सामान सारा बाहर निकाल लिया, कुछ एक दो फालतू का कबाड़ा रहा तो घर के अंदर ही रखा और उसमें आग लगा दी, ताकि बाद में आप जो है इंश्योरेंस ले लो। तो अब इसमें इलस्ट्रेशन ये पढ़ लीजिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर व्हिच ही इट इज इंश्योर्ड। तो मतलब अब जब कंपनी यहाँ पे कहेगी कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल है, तो कंपनी का उसके लिए एविडेंसेस देगी या नहीं देगी, ऑब्वियसली देगी, और जब कंपनी एविडेंसेस देगी वो रेलेवेंट होगा। बताइए, बहुत ही सिंपल ही था, वन लाइनर्स ही है ये। सेक्शन 15 आपके काइंड ऑफ वन लाइनर्स है। यहां से पीटी में क्वेश्चन बस इतना ही फॉलो करेगा कि सेक्शन 15 में किस चीज की रेलेवेंसी की बात होगी। तो दो वर्ड भी याद रखोगे, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, तो भी आपका काम चल जाएगा। और इलस्ट्रेशंस बाद में पढ़ लीजिएगा, दोनों ए और बी और सी भी। उसके बाद मैं फिर लास्ट सेक्शन 16 पे आता हूं। यस एवरीवन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स क्लियर। चलो अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 16 पे। 16 बेसिकली बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस की, ठीक है। कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें कोर्स, जैसे कि इसमें बेस्ट आपको इसको समझने के लिए आई थिंक इलस्ट्रेशन ए और बी दोनों ही इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार इलस्ट्रेशन ए में पढ़ रहा हूं। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, कि ए ने, जब ये कोर्ट में क्वेश्चन हो कि ए ने बी को लेटर लिखा है या नहीं लिखा है, कैसे प्रूव करोगे। तो लेटर आपका कैसे सेंड होता है कि ए ने पोस्ट किया होगा, ए ने कहां पे सबमिट किया होगा अपना लेटर, पोस्ट ऑफिस में। अगर ए ने पोस्ट ऑफिस में लेटर सबमिट ही नहीं किया है तो क्या ये लेटर हम डिस्पैच हुआ मानेंगे, ऑब्वियसली नो। तो इट मींस कि जो कोर्स ऑफ बिजनेस है बेसिकली कि आप अपनी तरफ से चीजें कर दो और उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस करेगा, जो पोस्ट ऑफिस का प्रोसीजर होगा 2 से 3 दिन में बी को पहुंचाना, दिस इज आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंप्लीट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। The question is whether a particular letter was dispatched. The facts that it was the ordinary course of business for all the letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant. जैसे कि मान लीजिए बी को तो लेटर नहीं मिला, लेकिन अगर ए कोर्ट में ये एविडेंस देखी, सर ये देखिए जैसा अगर आपने कभी लेटर किसी को भी रिसेंटली सेंड किया तो आपको स्लिप भी देते हैं, जैसे आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं कि डिस्पैच हुआ है नहीं, और काइंड ऑफ एक एविडेंस भी होता है कि भाई आपकी तरफ से तो लेटर जो है चले गया। तो अब ए क्या इस बात का कोर्ट में एविडेंस दे सकता है कि सर देखिए मैंने तो अपनी तरफ से सबमिट कर दिया ना, वो नहीं गया, पोस्ट ऑफिस ने गुम कर दिया या जला दिया, या पोस्ट ऑफिस ने 2 से 3 की बजाय 10 दिन उसमें लगा दिया, तो वो गलती किसकी है, वो पोस्ट ऑफिस की गलती है। ए अपने लिए एविडेंसेस क्या देगा कि सर ये देखिए मैंने अपना लेटर टाइम पर पोस्ट कर दिया। So that was your ordinary course of business. 16 का एक बार illustration B भी पढ़ लीजिए, illustration B भी पढ़ लीजिए। उसके बाद एक बार section 16 का ये, when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant factor. I'm done till section 16. अब before coming to the case laws, first confirm कि आपके कोई doubts नहीं है। Okay, हाँ एक doubt अभी आया था ना, किनका doubt था, yes, जो याद नहीं आ रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि मैंने अभी section 14 start कर दिया है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। ओके रेजिडुअरी सेक्शन पर, ठीक है मैं पहले विक्रम, अभिषेक,
मैं पहले आपको यही सेक्शन 16 और अच्छे से एक और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल देकर बताता हूं, ठीक है? उसके बाद जब आपसे कंफर्मेशन आ जाएगी फिर हम रेजिडुअरी सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है? सुनिए ध्यान से, मेरा एग्जांपल सुनिएगा प्लीज। क्या किसी को, देखिए मिस्टर ए है, इन्होंने लेटर लिखा, ठीक है? लेटर लिख दिया ना इन्होंने। लेटर लिखने के बाद अब इन्होंने क्या किया, ये जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके अलावा जो भी उसकी फीस होती है, भाई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो पे कर देते हैं। अब मुझे इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या होता है, किसी को पता है? बेसिक तो सबको पता होगा कि फिर पोस्ट ऑफिस वाले, मतलब उनका काम हो जाता है। अब ये इनका प्रोसेस है ना, पोस्ट ऑफिस वाले कैसे इसको बी तक भेजते हैं, इसके बारे में किसको पता होगा? पोस्ट ऑफिस को पता होगा या मिस्टर ए को पता होगा? पहले तो ये बताइए। ये जो पर्पल मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें जो प्रोसीजर होगा, अब ए तो अपने घर बैठ जाएगा ना, ए तो अपने घर बैठ जाएगा कि भाई अब मैंने ए कहेगा मेरी तरफ से तो लेटर जा चुका है। अब यूजुअली मान लीजिए इसको लेटर जाने में नॉर्मल टाइम पे 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन मान लो देश बंद हो गया, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना हो, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, जैसे कोविड आ गया था, कोविड चलो मान लेते हैं हमने, कोविड में पोस्ट ऑफिस भी बंद कर दिया, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया, तो अब ये 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे ना, हो सकते हैं इसमें 15 से 20 दिन लग जाए, ठीक है? तो जब आप, अब ये 2 से 3 दिन की बजाय 15 से 20 दिन क्यों लगे, 15 से 20 दिन? जब इसके लिए एविडेंस दिया जाएगा, तो वो एविडेंस कौन सा एविडेंस होगा? वो होगा कि सर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसमें इतना ही टाइम लगता है, और यूजुअली 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन अब 15 से 20 दिन लगे। क्यों लगे 15 से 20 दिन? 15 से 20 दिन इसलिए लगे सर क्योंकि कोविड हो गया था, हमारे जो है सर्विसेज क्लोज डाउन हो गई थी और इस तरीके से चीजें, ठीक है? अब किसी को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, आपको इलस्ट्रेशन बी भी पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने पढ़ाई थी, इलस्ट्रेशन बी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर किसी को भी डाउट रहेगा, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, the facts that it was posted in due course and was not returned through the dead letter office are relevant. अब डेड लेटर ऑफिस आपका बेसिकली होता है कि कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं पोस्ट होते, ठीक है? और जब वो पोस्ट नहीं होते, आपने देखा कई बार न्यूज में भी आता है, अब तो नहीं आता क्योंकि अब वही बात है, हमारे पास मोबाइल्स हो गया, लेकिन आज से अगर 10 साल 20 साल पहले बताऊं तो ऐसी भी न्यूज आती थी, एक लेटर पहुंचा 10 साल बाद, एक लेटर पहुंचा 10 साल बाद, एक 5 साल बाद, एक 15 साल बाद। डेड लेटर ऑफिस वो डिपार्टमेंट होता है जो उन लेटर्स को डिलीवर करता है जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजेड रीजन, जिसमें हो सकता है कि कोई उन्हीं की मिस्टेक हो गई हो, उनसे गलती हो गई, इस तरीके से, ठीक है? तो अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इसका कंक्लूजन इस सेक्शन का ही है, अगर आपको इसको बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझना है वो ये है कि कुछ चीजें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं, जैसे कि इस पर्पल बॉक्स में, कि पोस्ट ऑफिस इस लेटर को बी को कैसे करता है। अब इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, तो वो ए क्या एविडेंस देगा, सर 3 दिन लगेंगे, और 3 दिन लगे थे लेटर पहुंचने में, हो सकता है 15 से 20 दिन भी लग जाए किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, तो उनके लिए भी आप एविडेंस दोगे, उनके लिए भी जब आप एविडेंस देते हो तो वो एविडेंस रेलेवेंट होगा। आई होप कि ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। चलिए, नाउ कैन आई मूव टू सेक्शन 11? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब सेक्शन 16 का रेलेवेंस बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, क्योंकि अब आपके लेटर्स, टेलीग्राम तो बंद हो ही चुके हैं, टेलीग्राम से हम टेलीग्राम ऐप पर आ गए हैं, तो अब इनका रेलेवेंस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था, पहले बहुत ज्यादा होता। देखिए यूजुअली तो ये इसी में फॉल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही आएगा, सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसमें इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। And there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business. पोस्ट ऑफिस का इसमें एग्जांपल्स और पोस्ट ऑफिस के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, इसीलिए इलस्ट्रेशन है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना, मैं रिपीटेड बोल रहा हूं, इसका ये मतलब मत समझना कि ये पोस्ट ऑफिस पे ही लगता है, ये किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लग सकता है, ठीक है? ये किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लग सकता है, या सॉरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों बोल रहा हूं, प्राइवेट किसी भी ऑफिस पे लग सकता है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर होगा, जहां पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, किसी भी ऐसे ऑफिस में जहां पे बिजनेस कंडक्ट हो रहा है वहां पे ये चीजें लग सकती है, ठीक है? अब जैसे अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अगर मैंने अपना पैकेज दिया है ब्लू डार्ट आई होप सबने सुना होगा, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि डिलीवर करती है, तो क्या ब्लू डार्ट पे नहीं लगेगा? ये बिल्कुल उस पे भी लगेगा, वो तो प्राइवेट हो गई है, तो उस पे भी लग जाएगा ये, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द थम्स अप्स एंड द क्लैप्स। हो गया। अब एक बार सेक्शन 11 पे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 11 आपका रेजिड्यूरी की बात करता है। अब रेजिड्यूरी का मतलब क्या होता है? रेजिड्यूरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सेक्शन 6 से लेके 55, ठीक है, हम सारे क्या पढ़ने वाले हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर कोई फैक्ट ऐसा हो जो कि रेलेवेंट हो और इसमें फॉल ना कर रहा हो, जैसे कि लॉजिकली रेलेवेंट हो और इसमें फॉल ना कर रहा हो, तो वो कहां फॉल कर जाएगा? वो सेक्शन 11 में फॉल कर जाएगा। जैसे कि एक और सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने कई बार पढ़ा होगा, आप लिस्ट बनाते हैं दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस और उसके बाद लिख देते हैं ईटीसी। अब ईटीसी का क्या मतलब होता है? ईटीसी का मतलब होता है कि सर ये लिस्ट तो हमने आपको दे दी है, इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें आ जाती हैं। तो रेजिड्यूरी बेसिकली उसी तरीके से काम करता है कि 6 to 55 तो हमने आपको दे दिया है, जो बाकी बच जाएंगे वो यहाँ पे फॉल करते हैं, जो बाकी बच जाएंगे वो यहाँ पे फॉल कर जाएंगे। एक बार सेक्शन में पढ़ के आपको कुछ और अगर मुझे नया मिलता है अभी तो मैं बताता हूँ। ये देखिए पहली लाइन पढ़िए, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। पहली ही लाइन सेक्शन 11 की क्या है? पहली ही लाइन सेक्शन 11 की है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। मतलब अगर यहाँ पे सेक्शन 11 में वो रेलेवेंट ना होते तो वो क्या होते? वो कहीं और रेलेवेंट होते ही ना। तो मतलब जो कहीं नहीं आ रहे वो सेक्शन 11 में, ठीक है? और इसमें प्ली ऑफ एलिमेंट आपका सबसे ज्यादा रहेगा। एक सेकंड, इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इससे तो पूछ लीजिए। निर्मला आपने मैक्सिम लिखा है इजदम जेनरस, आप इसके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? इजदम जेनरस का जो आपका सिंपल मीनिंग रहेगा वो रहेगा बस सेम काइंड। अच्छा सर एक्सेट्रा पे लिखा है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा आप उसको पूछना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, अनुश्री सेक्शन 12 भी मैं आपको बता देता हूं। ये स्टूडेंट सेक्शन 11 से किसी और का कोई डाउट हो तो क्लियर है? आज मैं आपके सबके क्वेश्चंस ले रहा हूं, कल मेरे क्वेश्चंस आएंगे और ट्रस्ट में मैं बढ़िया क्वेश्चन चुन चुन के लेके आऊंगा जो दिमाग घुमाए अच्छे से, जो आपको चैलेंज करें कि अच्छा ये पॉइंट आपने कैसे मिस कर दिया, ठीक है? चलो सेक्शन 12 तो बहुत ही सिंपल है, इनका क्वेश्चन है ये। अनुश्री ध्यान से सुनिएगा, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा।
अनुश्री, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही एग्जांपल है इसका और वही आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अब मान लीजिए ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि किसी एक पार्टी ने अगर ब्रीच कर दिया है तो क्या करोगे? तो भाई जिसने ब्रीच किया होगा उसके ऊपर सूट फाइल कर दो, और सूट फाइल करके आप क्या चाहोगे? लास्ट में रेमेडी क्या मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको क्या रेमेडी मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको डैमेजेस दिलवा देता है, तो ए को क्या पे करनी होगी? डैमेजेस पे करनी होगी। लेकिन अब ये डैमेजेस कितनी होगी? 5,000 होंगी, 10,000 होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए या 1,00,000 होनी चाहिए? इसकी अमाउंट कितनी होगी? तो ये अमाउंट की डिस्क्रिप्शन कौन तय करेगा? ये जज साहब तय करेंगे। लेकिन जज साहब भी कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए बी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए बी क्या करेगा? कोर्ट में एविडेंस देगा कि ये देखिए सर इन्होंने ब्रीच किया, इस वजह से मुझे ये सारी चीजें, ये सब नुकसान हुआ, मुझे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। तो जब वो नुकसान बताएंगे सर ये देखिए मुझे 50,000 का नुकसान हुआ इनकी वजह से क्योंकि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये 50,000 का जो एविडेंस दे रहे हैं कि 50,000 का नुकसान हुआ, वो क्यों दे रहे हैं? उसका बेसिकली पर्पस ये है स्टूडेंट्स, ताकि मतलब जज साहब एक बेटर कंडीशन में हो कि भाई 50,000 का नुकसान इन्होंने करवाई दिया, तो मतलब अब जो डैमेजेस रहेंगी वो 50 से 60,000 तो रहेंगी, उससे तो ज्यादा ही रहेगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? कोर्ट को हेल्प कर रहे हो इन डिटरमाइनिंग द डैमेजेस। और जब आप कोर्ट को इस तरीके से हेल्प करोगे, जब एविडेंस दोगे, तो क्या ये रेलेवेंट है या नहीं है? तो ये सेक्शन 12 में बिल्कुल रेलेवेंट है। आई होप कि क्लियर है अनुश्री। एनीवन एल्स? केस स्टार्ट कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूं आपको आज वो करा दूं, क्या कहते हैं, ये तलवार वाला केस। अगर और कोई क्वेश्चंस ना हो तो पहले आपके क्वेश्चंस है, केसेस तो मैं बाद में भी करा दूंगा, क्योंकि मैंने केसेस आपके लिखे हुए हैं, तीन केसेस हैं। एक पार्लियामेंट वाला है, एक आप में से किसी और ने भी दिया था, रिचर्ड्स कुछ है, और एक तलवार वाला मुझे कराने कराना है। करने स्टार्ट है भी हमारे पास 30 मिनट्स है, मोर देन सफिशिएंट, आराम से वो भी जाएगा। चलो फिर डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं अपने नोट्स निकाल लूं केस के। स्टूडेंट्स प्लीज थम्स अप से ज्यादा उस पर ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट मिस ना करें प्लीज, ठीक है। चलिए अब मैं स्टोरी सुना रहा हूं एक, और इसमें सारे फैक्ट्स ये रेलेवेंट हैं, ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे आपको जजमेंट लेनी होगी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं द स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार एंड अनदर, ठीक है। एब्सोल्युटली अनुश्री, बिल्कुल ये पीटी का क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 12। अब डैमेजेस की बात क्या हम किसी क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं डैमेजेस की? नो, तो सेक्शन 12 तो एक्सक्लूसिवली आपका सिविल केसेस पर ही अप्लाई, ठीक है। अब सुनिए, रात को डिनर होता है और डिनर पे सभी खुश हैं, ठीक है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, रात को डिनर स्टार्ट होता है और डिनर पे हर कोई खुश है। कौन कौन अवेलेबल है डिनर पे? डिनर पे मान लीजिए फादर अवेलेबल है, मैं एफ नाम दे देता हूँ फादर को, मदर अवेलेबल है, आरुषि को हम ए नाम दे देते हैं, आरुषि अवेलेबल है, और इनका सर्वेंट अवेलेबल है। तो 4 लोग हो गए, एस फॉर सर्वेंट, ए फॉर आरुषि, एफ एम आपके फादर मदर, ठीक है। 4 पीपल वर प्रेजेंट, और उसके बाद एज पर टू द फैक्ट्स ये डिनर करके अच्छे से बात करके गुड नाइट वगैरह बोल के जो फादर एंड मदर हैं ये अपने रूम में चले जाते हैं, आरुषि अपने रूम में चली जाती है और सर्वेंट अपने रूम में चले जाता है, ठीक है। कंटिन्यू करना है। कट टू मॉर्निंग, अब सुबह होती है, सुबह फादर और मदर दोनों अलाइव, एक ही डेड बॉडी मिलती है इनके बेडरूम में, ठीक है, इनके बेडरूम में। और जो एस है, एस की डेड बॉडी मिलती है रूफ पे, छत पे, और छत पे जाने के लिए जैसे मान लीजिए ये जो छत का मेन गेट होता है, ये गेट भी लॉक है। तो मतलब अभी के लिए प्राइमा फेसी तो यही स्टोरी बनती है। ये स्टोरी थोड़ी सी देर बाद डिस्क्लोज होती है कि सर्वेंट की डेड बॉडी तो ऊपर मिली है, क्यों? क्योंकि ये गेट लॉक होता है। तो अभी के लिए स्टोरी ये थी कि आरुषि की डेथ है, सर्वेंट पता नहीं है कहाँ है, तो प्राइमा फेसी तो यही हुआ कि रात को कुछ ऐसा हुआ है कि सर्वेंट ने आरुषि को मार दिया और वो गया है वहां, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। एज पर टू द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स बताते हैं वो डिनर जो हुआ है आपका लेट नाइट डिनर ही हुआ है अराउंड 10:30, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है जो मर्डर हुआ है वो हुआ है आपका 1 से 2 बजे के बीच में सुबह, इस टाइम पर जो है मर्डर हुआ है। अब जब फादर मदर से स्टोरी पूछी जाती है कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बताइए, तो फादर मदर का सीधा सीधा स्टैंस होता है कि सर हमें नहीं पता, हमने तो डिनर किया था 10:30 बजे, हम सो गए, सुबह उठ के देखा तो हमको सरप्राइज हो गए और उसके बाद फिर हमने पुलिस को कॉल किया। चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो कि अगेन फैक्ट्स में है। ये जो रूम्स थे, मैं आरुषि के ही रूम की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि वही जो है हमारा मेन कंसर्न है। आरुषि का रूम ऐसा है कि अगर वो लॉक हो गया, लॉक इन द सेंस कि आपने एक बार बंद कर दिया, ठीक है, जब आपने एक बार रूम बंद कर दिया अच्छे से, तो आउटसाइडर उसे रूम को नहीं खोल सकता, इनसाइडर ही खोल सकता है। अगर आउटसाइडर को रूम खोलना है तो उसके लिए की चाहिए, ठीक है। आई होप कि सिंपल सा फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि जैसे अगर मैं अपने रूम की बात करूं तो मुझे लग रहा है इसका लॉक तो हो ही नहीं सकता, ये लॉक तो खराब है, लेकिन कुछ लॉक्स ऐसे होते हैं कि आपने एक बार पूरा क्लोज कर दिया ना, तो अब वो इनसाइडर जो भी है खोल लेगा, आउटसाइडर उसे नहीं खोल सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास की, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। फैक्ट्स ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है हमारे पास, एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस है ही नहीं जो ये शो करता हो कि कोई आउटसाइडर आया है घर में। अब देखिए, अगर कोई आउटसाइडर घर में आएगा तो कैसे आएगा? सीधी सी बात है, अगर आपके घर पे, ठीक है, हाँ होटल्स में ऐसे रूम होते हैं, यस निर्मला करेक्ट।
अब देखिए आभा ने पूछा है सर हु कॉल्ड द पुलिस, पेरेंट्स ही बाद में सुबह मॉर्निंग में कॉल करते हैं, ठीक है। वैसे ये फैक्ट्स में है नहीं, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा अगर है नहीं तो, बट अगर आप चाह ही रहे हो तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स ही कर रहे हो, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, मुझे लग रहा है पेरेंट्स नहीं किए, ठीक है। हाँ अब आते हैं आउटसाइडर की, मैं बात कर रहा था। अगर आउटसाइडर स्टूडेंट्स घर के अंदर आएगा तो कैसे आएगा? अगर मेरे घर के अंदर किसी को आना है तो मेन गेट से आएगा, या खिड़की तोड़ के आएगा, या बालकनी का दरवाजा तोड़ के आएगा, या छत पे जो दरवाजा लगा हुआ है उसको तोड़ के आएगा, इसके अलावा तो और कोई रास्ता हो नहीं सकता। तो इन सब चीजों को जब एग्जामिन किया गया कि भाई कहां से आया होगा, या तो यहां से या वहां से, तो किसी भी डोर में कोई इशू था ही नहीं। मतलब कि कोई आउटसाइडर की इस तरीके से एंट्री तो नहीं हुई कि किसी ने कोई तोड़ के कुछ एंट्री की। तो इस तरह के कोई भी एविडेंसेस नहीं थे। आगे कंटिन्यू। और ये कोर्ट ने भी कहा है कि हम भी ये कोई बिलीव नहीं करते कि कोई आउटसाइडर की इंटरवेंशन हुई है, ठीक है। जब गार्ड ऑफ अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट्स में रहते थे, जैसे कि अब आपकी सोसाइटीज का कल्चर है, आई थिंक नोएडा की सोसाइटी थी, यूपी का केस है तो नोएडा की मिलेगी, नोएडा। तो जो गार्ड से पूछताछ की गई कि भाई कल रात को कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसा अनजान, आपने कुछ अलग नोटिस किया हो, तो गार्ड कहता है सर जैसे मेरे नॉर्मल दिन होते थे वैसा ही मेरा कल का भी दिन गया, मुझे कोई ऐसा नया बंदा नहीं दिखा जो पहले कभी सोसाइटी में नहीं आता हो, ठीक है। और ना ही मुझे रात को 1 बजे अगर भाई मर्डर हुआ है, कोई आवाजें सुनी हो, कुछ अलग हुआ हो, तो वो कहता है ये फैक्ट्स में लिखा हुआ है, दोबारा से मैं लिख ही देता हूं इस पॉइंट को भी। गार्ड ये कहता है कि उसको कोई नो आउटसाइडर और कोई भी साउंड भी उसे नहीं सुनाई। एक चीज और, 1 से 2 बजे अगर आप भी सोसाइटीज में रहते हो, जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूं, तो यूजुअली अगर कोई चिल्लाएगा तो आवाजें यूजुअली शायद सुनने में आ जाएंगी, बट अगेन फिर वो ये भी डिपेंड करता है कि एक्जेक्टली उनका घर कहां पे है और गार्ड कहां पे है, लेकिन यूजुअली सुनने में आ सकते हैं कि रात को बहुत शांति हो जाती है। कंटिन्यू। अब एक और चीज, जब सुबह पुलिस आती है तो पुलिस ऑब्वियसली बात है, पुलिस का तो ये रेगुलर का वो है उनका, तो एक्सपर्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, तो वो भी जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि सारे गेट दरवाजे देखते हैं कि कोई दरवाजा टूटा हुआ, कोई खिड़की टूटी हुई तो एविडेंस मिल जाए, तो उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन जब वो छत पे जाने लगते हैं तो उनको पता लगता है ये तो लॉक है, तो लॉक है तो वो चाबी किससे मांगेंगे? तो वो चाबी मांगते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स ये कहते हैं हमें चाबी नहीं पता है, हम बोलते ही नहीं थे उसको, तो और वो चाबी हमें नहीं पता है कहां, हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें टाइम चाहिए उसके लिए। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है ढूंढ लो इतने। अब जब तक वो चाबी ढूंढ के देते हैं और ऊपर कोई जाके देखता है तब ये चीज डिस्कवर होती है। अब से पहले सबका शक किस पे जा रहा था कि सर्वेंट नहीं, कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली बात है जब सर्वेंट घर में है नहीं, बाहर से कोई एंट्री हुई नहीं, तो सबका शक सर्वेंट पे ही जा रहा था। ये केस जो स्पेशल बनता है, स्पेशल इन द सेंस कि जब न्यूज बनती है इसकी, वो इस बात पे बनती है कि थोड़ी देर में यहाँ पे जब उसकी दरवाजा मिल जाता है, जो दरवाजे की चाबी मिलती है, तो पता लगता है कि अरे जिसको ढूंढ रहे, जिस पे शक कर रहे हो, उसकी तो खुद डेड बॉडी यहाँ पे है। which means कि सर्वेंट तो इन्वॉल्व नहीं है, सर्वेंट की तो खुद डेड बॉडी यहाँ पे है। कंटिन्यू। एक और चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक फैक्ट निकल के और आता है, और वो फैक्ट होता है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, इंजरीज का। दोनों की बॉडी पे जो इंजरीज है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जो दोनों को मारा गया है, जिस तरीके से गला काटा गया है, वो दोनों का सेम है, ठीक है। कंटिन्यू। जिस दिन ये मॉर्निंग में सारा कुछ हो रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपका फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक ही उनकी बेटी थी, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, सर्वेंट उसकी डेड बॉडी मिल गई है, और जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे होंगे घर पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, वो पेंटर बुलाते हैं, और घर में क्या करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, और इसको एविडेंस लिया गया कोर्ट में। सर अगर आपका पहले से भी प्लान थे कि आपको घर में पेंट करवाना है, तो क्या इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये एक इंसिडेंस हुआ है, एक इतना ऑफेंस हुआ है आपकी बेटी के अगेंस्ट, अब एक बेसिक कॉमन सेंस मानी जाती है कि अगर मेरी फैमिली का अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो लास्ट होप जो होगी किसी भी नॉर्मल इंसान की, वो ये होगी कि भाई अब ये केस जब पुलिस में जाएगा तो पुलिस जो है पकड़े और हार्श से पनिशमेंट या तो मतलब डेथ पेनल्टी हो उस पर्सन को जिसने ये किया है। यहाँ पे आप क्या करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं पेंट? सर वो घर में पेंट तो करवाना ही था। क्यों? अरे करवाना भी था तो क्या आज पेंट करना जरूरी था? क्या यहाँ पे पेंट जो करवाया जा रहा है वो क्यों करवाया जा रहा है? एविडेंसेस, फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए। कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर ये देखिए, ये अनएजुकेटेड लोग तो थे नहीं, बोथ वर डॉक्टर्स, और आप अगर घर में पेंट करवा रहे हैं तो इट मींस कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप एविडेंसेस को मिटाना चाह रहे हैं। और एविडेंस को कौन मिटाना चाहेगा? बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक, इस पर बात हुई। कंटिन्यू कर रहा हूं। पोस्टमार्टम में एक बात और नजर आई कि क्लीनिंग की गई है ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग की गई है। अगर सर्वेंट ने भी आरुषि को मारा या आउटसाइडर ने भी आरुषि को मारा तो क्लीनिंग कौन करेगा? प्राइवेट पार्ट्स की। मतलब अगर किसी ने मर्डर कर भी दिया है तो वो मर्डर करने के बाद उसकी फर्स्ट साइकोलॉजी होती है कि यहां से निकलो, भागो यहां से। वो क्लीनिंग क्यों करेगा? इसके अलावा फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो इंटरनेट है, और ये मुझे इस केस से ही पता लगा था, ये मुझे भी नहीं पता था। जैसे आप सबके घर में वाईफाई होता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई ये टाइम नोट डाउन करता हो कि किस टाइम पे मेरा इंटरनेट ऑफ हुआ, किस टाइम पे ऑन हुआ, जब हमें चाहिए होता। अब इंटरनेट तो वाईफाई तो अब ऐसा है कि ऑन ही रहता है पूरे दिन, ठीक है। और मेरा तो ऐसा है कि मैंने तो उसमें यूपीएस भी लगा हुआ है, तो लाइट भी चली जाएगी तो मेरा तो ऑन ही रहेगा, ऑफ होने का मतलब ही नहीं है। आई थिंक 4 से 5 घंटे विदाउट लाइट्स भी चल जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे पता लगा कि आपका इंटरनेट जब ऑन रहता है, और जिस टाइम पे मान लीजिए 24 घंटे में आपने सिर्फ 6 घंटे इंटरनेट ऑन रखा और बाकी टाइम पे ऑफ कर दिया, तो कितने टाइम पे ऑन किया, कितने टाइम पे ऑफ किया, ये भी पता लगाया जा सकता है। व्हिच मींस कि रात को इंटरनेट ऑन भी हुआ और रात को इंटरनेट ऑफ भी हुआ। इसके अलावा इंटरनेट हिस्ट्री भी डिलीट की गई आरुषि की, ठीक है। उसके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के मैसेजेस, मेल्स वगैरह में भी छेड़खानी रात को की गई। अब क्वेश्चन आया, अब ये थे आपके मेजर फैक्ट्स। अब क्वेश्चन आया, हु किल्ड आरुषि? बताइए। अब पहले आप बताइए, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं।
ओके आंसर आ रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूं। अनुश्री, सर्वेंट का अब देखिए बहुत ही, ये ना ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आरुषि का ध्यान से सुनिए, हमारा ऑफेंस क्या हुआ है? ऑफेंस हुआ है आरुषि का मर्डर और सर्वेंट का मर्डर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इस ऑफेंस में कितना रेलेवेंट है कि उनका अफेयर है या नहीं है? ठीक है, मोटिव में ये फॉल कर जाएगा, लेकिन एज पर टू द फैक्ट्स ये अभी भी क्लियर नहीं है ये, और इसीलिए मैंने इसको टच भी नहीं किया। अगर आपने मूवीज देखी हो तो वहां पे ये स्टोरी बनाई गई कि ये स्टोरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग की गई है, तो इट मींस कि शी वाज इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर हर डेथ। ठीक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि हो सकता है उसका जो अफेयर चल रहा हो, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के टच नहीं किया है। ठीक है, हिमांशु, पेरेंट्स, व्हाई द अक्यूज्ड और एनी अदर पर्सन हैज डन, व्हाई द अक्यूज्ड और एनी अदर पर्सन हैज डन द क्लीनिंग, व्हाई द अक्यूज्ड। ओके, आभा टू रिमूव द एविडेंसेस, अगेन एविडेंसेस, जो क्लीनिंग भी की गई है उसका पर्पस भी वही है, जो क्लीनिंग का पर्पस है आभा वो यही है कि एविडेंसेस ना मिले किसी भी तरीके के, लेकिन एविडेंसेस ना मिले, अब भी इतने एविडेंस तो मिल गए ना कि क्लीनिंग हुई है। ठीक है, और दोबारा वही बात आ जाती है कि एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश कौन करता है? पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स ही लिख रहे हैं मुझे लग रहा है। नो डाउट्स ऑन दिस, फैक्ट्स एज से दो मदर एंड इट कैन बी दैट पेरेंट्स डोंट लाइक द रिलेशनशिप सो दे किल्ड बोथ, मे बी टू सो सेव द होम। वो तो चीजें अलग आ जाएंगी कि क्यों मारा क्यों नहीं मारा, उस पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो हम याद है मारा ना। तो अब जो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे, कुछ ऐसे एविडेंसेस थे कि अगर इसमें मैं बताऊं कुछ केसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है, इन्वेस्टिगेशन जब सीआरपीसी में पढ़ोगे तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर फॉल्टी हो जाए तो एविडेंसेस क्या होंगे? आपके पास होंगे नहीं, और अगर एविडेंसेस आपके पास होंगे नहीं, अब क्या करोगे? कोर्ट किस बेसिस पे जजमेंट देगी? तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। अब इसमें जो एविडेंसेस आए स्टूडेंट्स, जिसमें हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों ने उनको कन्विक्ट ही किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट को एक्विट करने का एक ही थ्योरी थी कि जितने एविडेंसेस हैं, जो हम सारे बात करेंगे अभी, कि भाई लास्ट सीन थ्योरी अगर आपने अप्लाई की यहाँ पे, अब मैं एविडेंसेस बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हीं की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो फोर्स्ड एंट्री, टेरेस लॉक। अब अगर किसी आउटसाइडर ने उन दोनों को मारा है मान लीजिए, तो फिर दोनों को मारने के बाद, ठीक है, दोनों को मारने के बाद कौन एक बॉडी को लेके जाएगा ऊपर, फिर लॉक भी लगाएगा? मतलब इतना ज्यादा टाइम किसी के पास कैसे हो सकता है? ठीक है, उसके बाद ईमेल पिक्चर्स वगैरह डिलीट की गई हैं, किसके पास होगा इतना टाइम कि आप ईमेल पिक्चर्स डिलीट कर रहे हो? गार्ड की जो टेस्टिमनी है, इंजरीज सेम है। इंजरीज सेम कैसे हैं? ये भी कहा गया कि पोस्टमार्टम में जो इंजरीज जिनसे दी गई हैं, वो जो डॉक्टर्स जो ब्लेड्स यूज करते हैं ना, जो डॉक्टर सर्जरी के लिए जो ब्लेड्स यूज करते हैं, उन्हीं से जो है इंजरीज दी गई। अब इन्वेस्टिगेशन में कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई ऐसी घर से रिकवरी नहीं हुई जिनसे कि वो मतलब वो कमिट किया गया है ऑफेंस। ठीक है, इसके अलावा क्लीनिंग, तो ये सारे एविडेंसेस आपके जो थे, ये सभी एविडेंसेस से कंक्लूड किया गया। जो हाई कोर्ट है और उन्होंने तो जजमेंट दी कि हाँ कन्विक्शन होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो। यस निर्मला, वी कैन से कि एविडेंसेस वर वॉश्ड अप। और सुप्रीम कोर्ट का एक ही पॉइंट था कि जो इसमें जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे, वो इसी पे आती है, जिसमें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाई कोर्ट ने समझाया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर भी कन्विक्शन दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, वी कैन नॉट टेक द रिस्क, देयर इज प्रोबेबिलिटी। याद है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक चीज करवाई थी, याद आया किसी को टॉपिक, कि जब एविडेंसेस देंगे तो उनकी वेटेज होती है, और जब क्रिमिनल केसेस की में वेटेज देखोगे तो कितनी वेटेज हो? याद आया किसी को? बहुत बढ़िया श्रेया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यहाँ पे इतने एविडेंसेस नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव कर पाए कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस, ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है कि पेरेंट्स ने मर्डर नहीं किया। ये वाली सिचुएशन तक वो कोर्ट में नहीं पहुंचे, और जब इस वाली सिचुएशन तक आप कोर्ट में नहीं पहुंचोगे तो फिर क्या होगा? यस करेक्ट आवा, इन सिविल केसेस मेयर प्रीपॉन्डरेंस इज सफिशिएंट। इस केस का नाम भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, द स्टेट ऑफ यूपी थ्रू द सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार एंड अनदर ऑब्वियसली इनकी वाइफ थी यहाँ पे, 2012। अब मेरा कंक्लूजन इस केस में यह है कि मर्डर किया है और उन्होंने ही किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स नहीं मर्डर किया। ठीक है, और जो यहाँ पे मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इस पार्ट से हुई है, वो है इन्वेस्टिगेशन पार्ट से। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट में जो है काफी लैक हुआ है, और उस वजह से जो है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई होती, टाइम पर हुई होती, और सारे एविडेंसेस अगर कलेक्ट कर लिए गए होते, तो देयर वाज नो चांस। सो दैट वाज माय कंक्लूजन। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मर्डर किया। इसको आप सेक्शन 7 में लिख सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें सेक्शन 7 में बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, स्टेट ऑफ थिंग्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसके अलावा कॉज आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 7 में आप इस केस को रिटन डाउन कर सकते हो। दैट वाज योर आरुषि केस। इसमें लास्ट सीन थ्योरी में भी आप इसको लिख सकते हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, एक सेकंड सर, अकॉर्डिंग टू दैट तलवार मूवी they were friends of servants who were also present at the spot। केस में ऐसा कुछ नहीं था नियति, मेरे पास जो फैक्ट्स हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। मूवी को आप रेफरेंस नहीं बना सकते, अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता उनका इतना रोल है, नहीं है। चलिए, अगर मैं मान भी लेता हूँ वो थ्योरी, नियति मैं कॉमन सेंस और लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सर्वेंट के फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
हमने F1 और F2 नाम दे दिया उनको। हम मान लेते हैं इन दोनों ने, F1 और F2 ने सर्वेंट को भी मारा और आरुषि को भी मारा, तो भी ये जस्टिफाई नहीं करता, तो भी ये जस्टिफाई नहीं होता। कैसे जस्टिफाई नहीं होता? अगर ये दोनों एक बेडरूम में भी होते तो भी चीजें मान ली जाती। ये दोनों अगर इन दोनों को मारेंगे तो उसके बाद वहां पे लॉक नहीं करेंगे। सीढ़ियों पे कोई भी जो है ब्लड की ड्रॉप्स नहीं थी जब आप, और एक चीज और बता देता हूं, एविडेंस ये है कि उसको छत पे नहीं मारा गया, उसको नीचे ही मारा गया। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऊपर लेके जाया गया। तो जब डेड बॉडी को ऊपर लेके जाओगे तो ब्लड भी गिरेगा फर्श पे, तो वो साफ कौन कर रहा है? यस, सर्वेंट को नीचे ही मारा गया है। ठीक है, टेरेस को लॉक कौन करेगा? वो मतलब ये इनके फ्रेंड्स इसके ईमेल्स भी चेक करेंगे रात को, इंटरनेट भी ऑन ऑफ करेंगे, मतलब रेलेवेंस नहीं बनता है। और वो कह रहे हैं कि वो पूरी रात सो रहे थे, उन्होंने आवाज ही नहीं सुनी कोई। मतलब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये भी हो सकता है ना कोई आया हो कहीं से और पहले से ही घर में छुप के बैठा हो, सोचने को तो हम ये भी सोच सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, वो हमें जजमेंट किस बेसिस पे देनी है? हमें तो जजमेंट उस बेसिस पे देनी है ना जो फैक्ट्स हमारे सामने है। और जो फैक्ट्स हमारे सामने है उसमें तो मतलब पेरेंट्स ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब आप इफ बट लगा के तो कुछ भी बना लो। चलो एसी खराब मान लिया, तो फिर रात को प्राइवेट पार्ट्स क्लीनिंग करने की क्या जरूरत थी? अगले दिन घर में पेंट कराने की क्या जरूरत थी? डेड बॉडी को ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी? आई थिंक तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था नियति। जब तक सीबीआई, मैंने कहा ना साइटेशन में भी तो यही है, स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सीबीआई। लेकिन सीबीआई के पास जब तक केस गया तब तक बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। चलो, आर बी डन? यस, यही इसमें निकल के आता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और गिल्टी प्रूव करने के लिए आपको एविडेंसेस चाहिए। आर बी डन स्टूडेंट्स? टिल सेक्शन नंबर 16। अनुश्री आपने लिखा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कांट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हियर। बिल्कुल करेक्ट है। यस, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सर्कमस्टेंस नेवर टेल्स लाई? सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस नेवर लाई? बिल्कुल सही बात है यहाँ पे अनुश्री, सर्कमस्टेंसेस तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर, सिर्फ सर्कमस्टेंस के बेसिस पर तो कन्विक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर उसमें प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि क्या पता किसी और ने ऑफेंस किया। दैट इज द रीजन। हिमांशु आपने लिखा हुआ थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। किस चीज का थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट? मैंने काफी मतलब आई थिंक मैंने काफी लेट आपका मैसेज देखा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, एक पॉइंट और बताता हूं मैं, एक पॉइंट और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, वो मुझे, मैंने वो मूवी का पॉइंट है, मैं मूवी का पॉइंट नहीं बोलना चाहता। हाँ, इतना काफी, आई थिंक हमारे पास इनफ है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। अच्छा, केस का नाम मैं बता देता हूं, लिख लीजिए केस का नाम। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू द सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार एंड अनदर में उसकी वाइफ ही होगी। 2012। सुरभि, ये आपका मेनली लास्ट सीन थ्योरी में आप लिखोगे, पॉइंट्स लिख लीजिए कहां पे केस आ जाएगा। सेक्शन 7 पे जब लिख रहे हो तो ये केस आ जाएगा, लास्ट सीन थ्योरी पे लिख रहे हो तो ये केस आ जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे लिख रहे हो तो भी ये केस आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स में आ जाएगा। आई होप कि क्लैरिटी आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी कल की क्लास में तो कंक्लूड कर ही लेंगे। डन? थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। एक एडवाइस दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके आना, सारे सेक्शंस नंबर याद हो, सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, और वो क्वेश्चंस हम बेसिकली करेंगे जो आपके मेंस में एग्जाम में आ चुके होंगे, या फिर आपके पीटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट जहां पर आप इजीली कंफ्यूज हो सकते। नियति टाइमिंग्स आर सेम, 5 to 6:30। इसी क्लास में करवा रहा हूं मैं, स्पेशल क्लास में नहीं जा रहा हूं उसके लिए। ठीक है, 5 to 6:30। ओके, ऑन दैट नोट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड यस, इट्स टाइम टू से पीस।